हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो सेमेस्टर 1 की होने वाली है और सेमेस्टर 1 में हम लोग पॉलिटिकल साइंस को कवर कर रहे हैं। और ये जो पॉलिटिकल है इसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, जिसमें हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर या ये कहें फर्स्ट यूनिट कवर कर चुके हैं, फर्स्ट यूनिट भी कवर कर चुके हैं और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर हैं वो भी हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं मेरी तो आप जाकर उन्हें चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद में आप ये वाला चैप्टर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि हम फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो आज हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। तो अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 को। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं हमारी यूनिट नंबर 2 है और हमारी यूनिट नंबर 2 का नाम स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकारों की अवधारणाएं। यानी हम इस चैप्टर में स्वतंत्रता के बारे में जानेंगे, समानता के बारे में, न्याय के बारे में और जो हमारे अधिकार होते हैं उनकी जो अवधारणाएं होती हैं उन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखेंगे सबसे पहले स्वतंत्रता कि स्वतंत्रता का क्या क्षेत्र होता है। चलिए देख लेते हैं। स्वतंत्रता का क्षेत्र उन गतिविधियों और क्रियाओं तक सीमित नहीं होता जहाँ व्यक्ति बिना किसी बाहरी बाधा के अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकता है। स्वतंत्रता के क्षेत्र को समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि हम केवल व्यक्तिगत इच्छाओं तक सीमित ना रहें। यानी स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ ये नहीं है जहाँ तक हम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं, नहीं, हमें स्वतंत्रता को समझने के लिए जो व्यक्तिगत इच्छाएं होती हैं उनसे आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि व्यक्तिगत हर किसी व्यक्ति की अलग अलग इच्छाएं होती हैं और हर किसी व्यक्ति के हिसाब से फिर तो अलग अलग स्वतंत्रता होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपकी बात करूँ तो हो सकता है आप एक घर में रहने वाली लड़की हो और या फिर लड़के हो, आपके लिए स्वतंत्रता सिर्फ आपके घर की हो। लेकिन कोई किसी और गर्ल की बात करें तो उसके लिए स्वतंत्रता जॉब पर जाना या फिर बाहर रहना, ये स्वतंत्रता हो। तो इस हिसाब से तो सबकी स्वतंत्रता अलग हो सकती है। इसीलिए जो हमारी व्यक्तिगत इच्छाएं हैं उनसे ऊपर उठकर हमें स्वतंत्रता को जानने की आवश्यकता है, बल्कि इससे सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां भी शामिल होती हैं जो इस स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैं। और जो हमारी एक्चुअल में स्वतंत्रता है उससे हमारी सामाजिक और राजनीतिक जो परिस्थितियां होती हैं वो भी उसमें शामिल होती हैं और वही हमारी जो स्वतंत्रता है उसको प्रभावित करती हुई दिखाई देती हैं। अब किस तरह से देखिए, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं स्वतंत्रता का क्षेत्र सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी सीमाओं के भीतर आता है। यानी जो हमारा स्वतंत्रता है उसका जो क्षेत्र है वो सामाजिक, राजनीतिक और जो कानूनी सीमाएं हैं उनके अंतर्गत आता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति को हर तरह की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके विपरीत समाज के सदस्यों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ सीमाएं आवश्यक हैं। यानी देखिए, व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए पर हर तरह की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सभी को हर तरह की स्वतंत्रता दे दी जाए तो कोई भी किसी का भी मर्डर कर देगा और वो तो स्वतंत्र है। तो ऐसी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, बस ऐसी स्वतंत्रता होनी चाहिए जिसमें समाज में संतुलन बनाया जा सके। ठीक है, अब हम देखेंगे स्वतंत्रता की सीमाएं। क्या क्या स्वतंत्रता की सीमाएं होती हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं सामाजिक सीमाएं। व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज में अन्य सदस्यों के अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करती हैं। किसी की स्वतंत्रता तब तक मान्य होती है जब वह दूसरों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। यानी देखिए, जो हमारी सामाजिक सीमाएं हैं उसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी स्वतंत्रता तब तक मान्य है तब तक वो किसी और को नुकसान नहीं दे रहा है। यानी जैसे कि ये व्यक्ति है और ये इसके पूरा स्वतंत्र है, लेकिन जब तक ये इस व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको हानि नहीं पहुंचा रहा है, उसकी जो स्वतंत्रता है उसको कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहा है, जब तक ये स्वतंत्र है इसके सारे अधिकार हैं। बट अगर वो इसे हानि पहुंचाएगा तो इसकी जो स्वतंत्रता है उसको खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम इसमें लिख सकते हैं राजनीतिक सीमाएं। सरकार और राज्य की नीतियां भी स्वतंत्रता को सीमित करती हैं। राज्य कानूनों के माध्यम से स्वतंत्रता को नियमित करते हैं ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं नैतिक और कानूनी सीमाएं। स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं। नैतिकता और कानूनी स्वतंत्रता के क्षेत्र को नियुक्त करती हैं ताकि व्यक्तिगत और सामाजिक हितों के बीच संतुलन बनाया जा सके। यानी जो हमारी नीतियाँ होती हैं, कानून होती हैं, वो स्वतंत्रता के साथ साथ हमें एक जिम्मेदार व्यक्ति बनने के लिए भी प्रेरित करती हैं, ताकि जो स्वतंत्रता है उसके साथ साथ जो जिम्मेदारियाँ हैं वो भी पूरी हों और समाज में एक
समाज में एक संतुलन वर्ग का स्थापित हो पाए। ठीक है, अब हम देखेंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य, यानी जो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है और राज्य को। ठीक है, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, राज्य का मुख्य कार्य नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना है कि स्वतंत्रता का दुरुपयोग न हो। यानी राज्य व्यक्तियों की जो स्वतंत्रता है उसकी तो रक्षा करता ही है, लेकिन ये भी ध्यान रखता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग यानी बुरी तरीके से उसका यूज़ ना करे या फिर गलत वे में उसका यूज़ ना कर ले। एक न्यायपूर्ण राज्य में स्वतंत्रता को इस प्रकार संरक्षित किया जाता है कि सामूहिक हितों के साथ संगठित हो। यानी जो हमारे एक न्यायपूर्ण राज्य होता है उसमें स्वतंत्रता को पूरी सुव्यवस्थित से व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्वतंत्रता और लाइसेंस, यानी स्वतंत्रता और लाइसेंस को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, स्वतंत्रता और लाइसेंस के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। स्वतंत्रता का तात्पर्य किसी व्यक्ति अपने निर्णय में स्वतंत्र है, लेकिन यह स्वतंत्रता दूसरों के अधिकारों और समाज के कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकती। यानी जो स्वतंत्रता है वो किसी भी व्यक्ति को अपने जो बोलने का अधिकार है, जो सोचने का अधिकार है, उसको देती है, लेकिन ये जो है ये दूसरों के जो कानून की जो नीतियाँ हैं या फिर कुछ दूसरे के जो स्वतंत्रता है या दूसरों के जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। जब स्वतंत्रता की व्याख्या इस तरह से की जाती है कि सभी प्रतिबंध घटा दिए जाएं और व्यक्ति अपनी मर्जी से कुछ भी ना कर सके, तब वह लाइसेंस बन जाता है। यानी कुछ ऐसी चीज़ें कि सारी चीज़ें ख़त्म कर दी जाएं, ठीक है, और सारी चीज़ों पे प्रतिबंध लगा दिए जाएं। यानी जब व्यक्ति अपनी मर्जी से कुछ ना कर पाए तो उसे लाइसेंस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लाइसेंस का अर्थ ही ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जब तक उस चीज़ को प्राप्त ना कर ले तो वो उस चीज़ का यूज़ नहीं कर सकता। जैसे कि बाइक ड्राइविंग हो गई या फिर कोई भी ड्राइविंग हो गई, उसके लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता होती है, चाहे आपको ड्राइविंग आती हो या नहीं आती हो। बट जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो आप लोकल इलाकों में तो चला सकते हो, बट हाईवे वगैरह पर नहीं चला सकते। तो आपकी इच्छा हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए जो स्वतंत्रता है और जो हमारा लाइसेंस है दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है। लाइसेंस का मतलब होता है कि व्यक्ति बिना किसी जिम्मेदारी के कार्य करता है, चाहे वह कार्य समाज के हित में हो या नहीं हो। यानी लाइसेंस का अर्थ ये हो जाता है कि व्यक्ति जो है वो बिना किसी जिम्मेदारी के कोई कार्य कर रहा है, चाहे वो लोगों के हित में हो या ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे स्वतंत्रता और लाइसेंस का अंतर। यानी अभी हमने देखा स्वतंत्रता और लाइसेंस क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दोनों के बीच में क्या अंतर है चलिए देख लेते हैं। पहले हमने दोनों का संबंध देखा था, अब हम देखेंगे इसमें अंतर। तो पहला आप लिख सकते हैं, स्वतंत्रता की जिम्मेदारी। स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारियां जुड़ी होती हैं। यह सुनिश्चित करना ज़रूरी होता है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे के अधिकारों का हनन ना करे। स्वतंत्रता का यह तात्पर्य नहीं है कि कोई ही व्यक्ति अपनी मर्जी से बिना किसी सामाजिक या नैतिक बाधा के कार्य करे। यानी देखिए, जो स्वतंत्रता है वो जब आती है तो जिम्मेदारियां भी आती हैं। किस तरह की जिम्मेदारियां? मुझे बोलने की स्वतंत्रता है, पर मैं आपको तू तड़ाक या फिर बदतमीज़ी से बोलूँ, ये मेरी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको गाली दूंगी या फिर कुछ ऐसे करूंगी तो आपकी स्वतंत्रता की हानि होगी, जिसकी वजह से आप मुझ पे केस कर सकते हैं। तो ये जो है ये हमें जिम्मेदार इंसान भी बनाने का कार्य करती है। ठीक है, और जो हमारी लाइसेंस होता है उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको लाइसेंस मिल गया, अब आप कुछ भी कर रहे हो, वो लोगों के हित में हो या ना हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं लाइसेंस का अर्थ। अब देखेंगे लाइसेंस का अर्थ, जब कोई व्यक्ति बिना किसी सीमा या बाधा के अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है और समाज या दूसरों के अधिकारों की अनदेखी करता है, तब इसे लाइसेंस कहा जाता है। यानी किसी भी व्यक्ति को एक अधिकार मिल जाना पर्टिकुलर, अब वो उसका कैसे भी अपनी इच्छा के अनुसार यूज़ कर ले, चाहे समाज में उसका दुरुपयोग हो सदुपयोग हो, इससे उसे कोई फर्क ना पड़े, वही लाइसेंस कहलाता है। ठीक है, इस स्थिति में व्यक्ति अपनी स्वार्थी इच्छाओं की पूर्ति करता है जो समाज के लिए हानिकारक हो जाती हैं। यानी इस स्थिति में क्या होता है, जो व्यक्ति है वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लग जाता है, जिसकी वजह से समाज पर भी हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं तो आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि शराब है। शराब का जब लाइसेंस मिल जाता है लोगों को तो लोग अंधाधुंध बेचने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन बेचने वाले ये चीज़ नहीं देखते। ठीक है, तो इस तरह से जब लाइसेंस मिल जाता है तो लोग सिर्फ अपनी आपूर्ति या फिर अपना जो स्वार्थ है उसको पूरा करने के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए वो अंधाधुंध उस चीज़ को करने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं समाज पर प्रभाव। जब स्वतंत्रता लाइसेंस में बदल जाती है तो ये सामाजिक व्यवस्था और शांति को खतरे में डाल देती है। एक व्यक्ति की अनियंत्रित स्वतंत्रता दूसरे के अधिकारों का हनन कर सकती है, जिससे समाज में असंतुलन और
अराजकता फैल सकती है। यानी देखिए जब स्वतंत्रता जो है लाइसेंस का रूप ले लेती है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति अपनी जो शक्तियाँ हैं खुल उनका वो कैसे भी यूज़ कर सकता है, तो वो दूसरों जो व्यक्ति होते हैं उनकी स्वतंत्रता के लिए एक हानि बन जाता है, जिसकी वजह से समाज में असमानताएं और अराजकता यानी बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह या फिर ऐसी जो अशांति वाली चीज़ें हैं वो फैलनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे स्वतंत्रता और लाइसेंस के बीच संतुलन, कि किस तरह से स्वतंत्रता और लाइसेंस के बीच संतुलन बनाया जा सकता है। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, स्वतंत्रता और लाइसेंस के बीच उचित संतुलित बनाए रखना आवश्यक है। यह व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह दूसरों के हितों और अधिकारों का सम्मान करे। यानी जो स्वतंत्रता है उसका हम जब भी यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखकर करना है कि दूसरों के जो अधिकार हैं उनकी हानि ना हो। यह सामाजिक संरचना में यह ज़रूरी है कि स्वतंत्रता को इस तरह से सीमित किया जाए कि यह समाज के व्यापक हित में हो। कानून और नियमों इस संतुलन को बनाए रखने में मदद करती हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना करे और समाज में शांति बनी रहे। और जो कानून है और जो हमारी जितनी भी सेवाएं वगैरह हैं वो इसीलिए होती है ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं उनका दुरुपयोग ना करे और वो समाज में अशांति ना फैलाए और समाज में शांति बनी रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे स्वतंत्रता और अथॉरिटी। अब देखेंगे स्वतंत्रता और अथॉरिटी को। स्वतंत्रता और अथॉरिटी यानी प्राधिकार के बीच का संबंध राजनीतिक और सामाजिक विचारधाराओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये संबंध तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक अथॉरिटी के अधिकारों के बीच संघर्ष होता है। यानी देखिए जो हमारी अथॉरिटीज़ होती हैं वो मेनली राजनीतिक और सामाजिक चीज़ों से, सामाजिक विचारधाराओं से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही होती हैं। लेकिन ये जो संबंध है ये जब उत्पन्न होता है जब किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता और जो सामाजिक अथॉरिटीज़ होती हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ संघर्ष उत्पन्न कर रही हों। ठीक है, स्वतंत्रता और समानता का संतुलन, किस तरह से हम स्वतंत्रता और जो हमारी समानता होती है इसका संतुलन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। किसी समाज में स्वतंत्रता को प्राधिकार यानी अथॉरिटी के साथ संतुलित करने की आवश्यकता होती है। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता हो। समाज के अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ सीमाएं आवश्यक हैं। यानी देखिए जो स्वतंत्रता है उस पर ये ध्यान रखती है अथॉरिटी, ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का गलत उपयोग ना कर ले कि वो किसी और की जो इच्छाएं हैं या किसी और की जो स्वतंत्रता है उसको प्रभावित कर रहा है। क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ कभी भी ये नहीं होता कि आप जो मर्जी चाहो वो कर लो। नहीं, हमें दूसरों के अधिकारों को भी देखकर चलना पड़ता है। इसीलिए स्वतंत्रता का सही माप तब होता है जब उसे दूसरों की समान स्वतंत्रता के संदर्भ में देखा जा सकता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अथॉरिटी या प्राधिकार का कार्य समाज में अनुशासन बनाए रखना है, ताकि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा न डाले। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का माप उसके कार्य की सामाजिक भलाई पर आधारित होनी चाहिए। यानी देखिए अथॉरिटी जो है वो यही कार्य करती है कि एक व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो दूसरे के लिए बाधा ना बन जाए, इस बात पर ध्यान देना। और जो कोई भी व्यक्ति है उसके जो कार्य हैं वो सामाजिक भलाई के ऊपर डिपेंड होने चाहिए कि अगर वो कार्य कर रहा है, अच्छे कार्य कर रहा है, तो उसे प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उसे आगे बढ़ना चाहिए। पर जो समाज को नकारात्मक रूप में प्रभावित डाल रहा है तो उसे वहीं रोकना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्वतंत्रता और समाज का भला। चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, स्वतंत्रता और अथॉरिटी का संतुलन समाज के हित की आवश्यक है। स्वतंत्रता की सही परिभाषा वही होती है जब किसी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग समाज के कल्याण और भलाई के लिए करता है। यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता केवल स्वार्थ और व्यक्तिगत हितों पर आधारित होती है तो यह समाज में असंतुलन और अराजकता पैदा कर सकता है। यानी देखिए जो अथॉरिटी है वो ये संतुलित करने का कार्य करती है, जो स्वतंत्रता है वो किसी के भी हनन ना पहुंचाए, किसी की भी स्वतंत्रता। क्योंकि जब स्वतंत्रता को हम व्यक्तिगत रूप में देखते हैं तो वो जो है वो दूसरों की स्वतंत्रता के लिए असंतुलन या फिर अराजकता का काम करने लगती है। इसीलिए अथॉरिटी इस पर ध्यान रखती है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे है हमारा मैकफर्सन के विचार। चलिए मैकफर्सन के विचार को देख लेते हैं। मैकफर्सन ने स्वतंत्रता के विषय में अपने अनोखे दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। उनके अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ केवल
अपराधों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह उन परिस्थितियों की उपस्थिति भी है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचारों को बेहतर ढंग से विकसित कर सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे मैक्स फर्सन का मानना था कि सकारात्मक स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ यह है कि वास्तविक अर्थ एक ऐसे समाज में है जहां प्रत्येक सदस्य के पास अपने जीवन और श्रम के लिए समाज अवसर हो। उनके विचार था कि यदि समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता है तो यह वास्तविक स्वतंत्रता को बाधित करती है। यानी देखिए इनका मानना था कि स्वतंत्र व्यक्ति या फिर ये कहें जो वास्तविक स्वतंत्रता है वो होती है जब सभी व्यक्तियों को श्रम के आधार पर समानता दी जाए, यानी जो उनकी बल शक्ति है उनके आधार पर उन्हें समानता दी जाए। अगर हमारे समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता है, इसका मतलब अभी भी वास्तविक जो स्वतंत्रता है वो हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे हम देखेंगे धन और संपत्ति का वितरण। इसके अंतर्गत लिख सकते हैं आप, मैक्स फर्नर के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में धन और संपत्ति का असमान वितरण स्वतंत्रता की सही भावना को खत्म कर देता है। उन्होंने सुझाव दिया कि उत्पादन में पूंजीवादी ढांचे को एक नई प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए जिससे समाज में प्रत्येक सदस्य को समान अवसर मिल सके। यानी जो पूंजीवाद होती है उसमें जो स्वतंत्रता होती है उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाता है। तो इनका मानना था कि जो हमारा पूंजीवादी ढांचा होता है उसमें हमें नई प्रणालियों को अपनाना चाहिए ताकि सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिल सकें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता का भेद। यानी जो हमारी सकारात्मक स्वतंत्रता होती है और जो हमारी नकारात्मक स्वतंत्रता होती है उसमें उसके जो भेद होते हैं। ठीक है, मैक्स फर्नस ने सकारात्मक स्वतंत्रता को मनुष्य के संपूर्ण विकास की स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया। यानी इनका मानना है जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो पूरे ही संपूर्ण जो मनुष्य होता है उसके विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उनके अनुसार नकारात्मक स्वतंत्रता केवल बाहरी अवरोध की अनुपस्थिति पर केंद्रित करती है। जो हमारी नकारात्मक स्वतंत्रता होती है वो बाहरी जो अनुपस्थिति होती है उस पर केंद्रित करने का कार्य करती है बस। ठीक है, आगे आप इसमें लिख सकते हैं, जब सकारात्मक स्वतंत्रता एक व्यक्ति के विकास की भावनाओं और क्षमताओं पर आधारित होती है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, आगे हमारा समाज में स्वतंत्रता का सही माप। मैक्स फर्नस ने इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्रता का सही माप समाज में सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध अवसरों और स्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने यह कहा कि यदि किसी समाज में कुछ लोगों के पास अन्य लोगों की तुलना में अधिक अधिकार और संसाधन है तो वह स्वतंत्र नहीं ही मानी जा सकते। यानी देखिए इनका मानना था कि जो समाज है उसमें सभी लोगों को समान चीज़ें दी जानी चाहिए, जो अधिकार हैं, जो सुविधाएं हैं, जो स्थिति है, सारी चीज़ें समान होनी चाहिए तब स्वतंत्र है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास अधिक अधिकार हैं या फिर अधिक चीज़ें हैं तो वहाँ का जो समाज है वो स्वतंत्र नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे जे.एस. मिल की राय कि जे.एस. मिल की क्या राय है। जे.एस. मिल ने नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा का समर्थन किया जो कि राज्य के सकारात्मक हस्तक्षेप के पक्ष में होती है। यानी ये जो है ये नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं जो कि राज्य की सकारात्मक जो हस्तक्षेप होता है उसके पक्ष में होती है। उन्होंने ये विचार व्यक्त किया कि लोकतंत्र के आने से व्यक्तियों की स्वतंत्रता में गिरावट नहीं आती क्योंकि बहुमत का अत्याचार अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता छीन सकता है। मिल के अनुसार लोकतांत्रिक शासन के अंतर्गत भी व्यक्तियों की स्वतंत्रता को संरक्षित किया जाना चाहिए और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार की शक्तियां व्यक्तियों पर सीमित होनी चाहिए ताकि बहुसंख्यकों का अत्याचार न हो। मिल के विचार में समाज भी अत्याचारी हो सकता है, इसलिए व्यक्तियों की स्वतंत्रता को समाज और राज्य दोनों की सीमाएं से सुरक्षित रखा जाना चाहिए। यानी इनका मानना था कि जो लोकतंत्र है वो आने से कभी भी स्वतंत्रता जो होती है उसमें गिरावट नहीं आती और जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं सरकार को उनके हितों के लिए काम करना चाहिए क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो बहुसंख्यक लोग होते हैं वही जो स्वतंत्रता का अधिकार होता है उसको छीनने का प्रयास करने लगते हैं। इसलिए जो सरकार है या जो हमारे राज्य है उसको ऐसी सीमाएं या फिर ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए ताकि किसी भी व्यक्ति का जो अधिकार है वो ना छीन सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे यशा बर्लिन के विचार। इनके विचारों को देख लेते हैं। यशा बर्लिन ने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए इसकी परिभाषित किया कि व्यक्ति बिना किसी बाहरी अवरोध के कार्य कर सकता है। यानी देखिए ये जो है ये नकारात्मक स्वतंत्रता को समर्थन करती है और इनका कहना है कि जो व्यक्ति है वो किसी भी बाहरी अवरोध के बिना कार्य कर सकता है।
उनका कहना था कि स्वतंत्रता का आधार जबरदस्ती की अनुपस्थिति है। यदि कोई व्यक्ति स्वतंत्र है लेकिन अपनी स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर सकता तो यह स्वतंत्रता की कमी नहीं है। यानी देखिए, अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र है लेकिन वो फिर भी अपनी स्वतंत्रता का कार्य नहीं कर रहा है या अपनी स्वतंत्रता का यूज नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब हमारी स्वतंत्रता में कोई भी कमी नहीं है, बल्कि व्यक्ति की अपनी समस्या है। यानी जो व्यक्ति है जो यूज नहीं कर पा रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति के पैसे की कमी के कारण कुछ नहीं कर पाता तो उसे स्वतंत्रता की कमी के रूप में नहीं देखा जा सकता। यानी अगर हम उदाहरण के रूप में पैसों की कमी लें कि जैसे कि मैं हूँ, मुझे टीवी देखना है तो स्वतंत्रता ही है कि हाँ, मैं टीवी तो देख ही सकती हूँ, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं टीवी खरीद पाऊँ। तो क्या हो गया, ये जो है ये मेरी व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो गई। तो इससे स्वतंत्रता पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कार्लिन ने यह भी कहा कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र के बीच कई तार्किक संबंध नहीं है। एक तानाशाह द्वारा अधिक स्वतंत्रता दी जा सकती है। यानी इनका मानना था कि जो स्वतंत्रता है और जो लोकतंत्र है उसके बीच में कोई भी तार्किक संबंध नहीं है, लेकिन एक जो तानाशाह होता है वो अधिक अधिकार दे सकता है, अधिक स्वतंत्रता दे सकता है अगर वो चाहे तो। उनके अनुसार स्वतंत्रता एक व्यक्तिगत अवधारणा है और उसे सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से जोड़ा नहीं जा सकता है। और इनके अनुसार जो स्वतंत्रता है वो एक व्यक्तिगत अवधारणा है, इसे हम ना तो सामाजिक ना ही आर्थिक परिस्थितियों से जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम नेक्स्ट के बारे में जानेंगे। अब हम देखेंगे मिल्टन फ्रीडमैन के विचार। चलिए इनको देख लेते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन ने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया। यानी इन्होंने भी नकारात्मक जो स्वतंत्रता है उसका समर्थन किया और पूंजीवाद को स्वतंत्रता के लिए आवश्यक माना। और इनका मानना था कि जो पूंजीवाद है वो स्वतंत्रता के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इनका मानना था कि बिना पूंजीवाद के कोई भी समाज स्वतंत्र नहीं हो सकता। यानी पूंजीवाद का होना आवश्यक है स्वतंत्र समाज होने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि बिना किसी बाहरी दबाव के निर्णय लेने की क्षमता। और इनके अनुसार जो राजनीतिक स्वतंत्रता है उसका यही अर्थ है कि बिना किसी दबाव के वो अपने निर्णय ले सकें। फ्रीडमैन के प्रतिस्पर्धात्मक पूंजीवाद को स्वतंत्रता की पूंजी शर्तें बनाया और कहा कि समाजवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दुश्मन है क्योंकि इसमें आर्थिक और राजनीतिक शक्तियां केंद्रित होती हैं। उनका विचार था कि राज्य का हस्तक्षेप व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हानिकारक है, खासकर आर्थिक मामलों में। फ्रीडमैन ने स्वतंत्रता को न्याय और समानता से नहीं जोड़ा। ठीक है, तो इन्होंने न्याय और स्वतंत्रता को कभी भी समानता के साथ नहीं जोड़कर देखा। अब हम देखेंगे नकारात्मक स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण बिंदु के। जो नकारात्मक स्वतंत्रता है इसके क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं स्वतंत्रता का अर्थ। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कि विरोध की अनुपस्थिति। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं व्यक्तिगत निर्णय। व्यक्तियों को अपने हितों की पहचान करने का सबसे अच्छा ज्ञान होना चाहिए और अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए उससे कुछ स्वतंत्रताएं आवश्यक होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आप लिख सकते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्ति के निजी मामलों में राज्य और समाज के हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए, खासकर विचार और चर्चा की स्वतंत्रता में। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं व्यक्तिगत और सामाजिक हित। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सामाजिक प्रगति के लिए जरूरी है क्योंकि व्यक्ति अपने हितों में काम करके समाज के हितों में भी योगदान कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा न्यूनतम हस्तक्षेप। समाज को प्रभावित करने वाले कार्यों पर राज्य द्वारा कानूनों के माध्यम से नियंत्रण हो सकता है, लेकिन यह हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। लोकतंत्र शासन भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी नहीं देता क्योंकि वह बहुमत के अत्याचार का कारण बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं स्वतंत्रता और न्याय का संबंध। स्वतंत्रता और न्याय के बीच एक अंतर है और स्वतंत्रता को सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से शक नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की तुलना की। किस तरह से नकारात्मक स्वतंत्रता होती है और किस तरह से हमारी सकारात्मक स्वतंत्रता होती है। अब हम दोनों की तुलना करेंगे। पहला आप लिख सकते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता बिना किसी अवरोध के कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। इसमें सकारात्मक स्वतंत्रता उच्च प्रबंधनों के साथ कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
आगे अब हम देखेंगे नकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्तिगत पहल और व्यक्तित्व अधिकारों पर जोर दिया जाता है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता समाज की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर होती है। यानी जो हमारी नकारात्मक स्वतंत्रता होती है वो व्यक्तिगत पहलों पर जोर देती है, व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर देती है, जबकि जो हमारी सकारात्मक स्वतंत्रता होती है वो हमारी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर होती है। आई होप आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मार्क्सवादी स्वतंत्रता की अवधारणा। चलिए इसको देख लेते हैं। मार्क्सवादी विचारधाराओं में स्वतंत्रता की परिभाषा उदारवाद से अलग है। यानी मार्क्सवादियों की जो स्वतंत्रता की परिभाषा है वो हमेशा उदारवादियों से अलग देखने को मिलती है। मार्क्सवादी मानते हैं कि सिर्फ सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लोगों की तकलीफें कम हो सकती हैं, और इनका मानना है जो हमारी सरकार होती है उसकी कल्याणकारी योजनाएं अच्छी होनी चाहिए ताकि लोगों की जो परेशानी है उसको दूर किया जा सके। लेकिन पूंजीवादों के शोषण को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन पूंजीवाद का जो शोषण होता है उसको खत्म नहीं किया जा सकता। असली स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब उत्पादन और वितरण के साधन जैसे जमीन, फैक्ट्रियां, बैंक, रेलवे और खदानें आदि पूरी समाज के हाथों में यानी राज्य सरकार के स्वामित्व में हो। और जब भी हमें पूरी तरीके से स्वतंत्रता या समानता मिलेगी जब जो फैक्ट्रियां हो गई, ज़मीनें हो गई, बैंक हो गए, रेलगाड़ी हो गई और जो हमारे खाद्यान्न है वो सारी चीज़ें सरकार के हाथों में होंगी, तभी सरकार जो है वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी। इस संपत्ति का सही या समान वितरण जरूरी है ताकि सभी लोगों को उसका अधिकार मिल सके। निजी संपत्तियों को हटाए बिना स्वतंत्रता और बराबरी का मौका नहीं मिल सकता, और इसी वजह से ये जो है ये इनका मानना है कि जो सारी चीज़ें हैं वो सरकार के हाथ में होनी चाहिए ताकि निजी संपत्तियों को समाप्त किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे पूंजीवाद, शोषण और स्वतंत्रता। यानी जो हमारा पूंजीवाद होता है उसका शोषण और स्वतंत्रता को देख लेते हैं। मार्क्सवाद का आधार द्रव्यवादात्मक भौतिकवाद है जो समाज और आर्थिक समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में उदारवादी लोग स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, लेकिन यह स्वतंत्रता केवल अमीरों के हितों में थी। पूंजीवाद का विकास शोषण, बेरोजगारी और गरीबों को बढ़ावा देना है, जिससे आम लोगों के लिए असली स्वतंत्रता असंभव हो जाती है। मार्क्स और एंगेल्स ने इस व्यवस्था की आलोचना की और यह कहा कि मनुष्य की असली स्वतंत्रता और विकास के लिए पूंजीवाद को खत्म करना जरूरी नहीं है। और जो ये विचारधारा है इसका विरोध करते हुए मार्क्स और एंगेल्स कहते हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है या व्यक्ति का जो विकास है उसके लिए हमें पूंजीवाद को खत्म करने की जरूरत नहीं होती। अब हम देखेंगे स्वतंत्रता की अलग अलग परतें कि किस तरह से स्वतंत्रता जो है उसकी अलग अलग परतें देखी जा सकती हैं। स्वतंत्रता की मार्क्सवादी अवधारणा को कई हितों में बांटा जा सकता है। यानी जो स्वतंत्रता है उसकी जो अवधारणा है मार्क्सवादी आधार पर कई आधारों में या फिर कई ही जो हित होते हैं उसमें बांटा जा सकता है। पहला आप लिख सकते हैं बुर्जुआ समाज में स्वतंत्रता की आलोचना किस तरह से। मार्क्स ने कहा कि बुर्जुआ यानी पूंजीवादी समाज में असली स्वतंत्रता असंभव नहीं है। तक निजी संपत्ति और उत्पादन के साधन समाज के हित में नहीं होते तब तक आम लोगों की स्वतंत्रता नहीं है। निजी स्वतंत्रता लोगों को उनके असली मानवीय गुणों से दूर कर देती है। अमीर और गरीब दोनों की अपनी अपनी स्थितियों में गुलाम होते हैं। अमीर अपनी संपत्ति का गुलाम होता है और गरीब अपनी बुनियादी ज़रूरतों का। यानी अगर जब तक पूंजीवाद है हमारे समाज में तब तक हम स्वतंत्र नहीं बोल सकते, क्योंकि जो अमीर होते हैं वो अपनी जो अमीरी होती है, जो पैसा होता है उसमें घिर जाता है, उसकी वजह से वो स्वतंत्र नहीं रह पाता। और जो गरीब होता है वो अपनी जिम्मेदारियों में, अपनी जो मजबूरियाँ होती हैं उनके साथ घिर जाता है, जिसकी वजह से वो भी स्वतंत्र नहीं रह पाता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मानव का सार और उद्देश्य। मार्क्स के अनुसार मानव का सार उसके सामाजिक संबंधों से जुड़ा होता है। मनुष्य को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के हितों के रूप में देखा जाना चाहिए। मनुष्य का असली उद्देश्य समाज के साथ मिलकर अपने अस्तित्व को बहाल करना है। यानी देखिए जो मार्क्स है उनका कहना है कि जो व्यक्ति है वो सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि पूरे समाज के बारे में चलकर पूरे समाज के बारे में सोचने वाला है, क्योंकि उसका जो मनुष्य है या फिर ये कहें कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसका जो जुड़ाव है वो सिर्फ अपने आप से नहीं बल्कि समाज से भी होता है। तो इसलिए जो समाज के हित होते हैं उनके बारे में भी उन्हें सोचने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता और ज़रूरतें। स्वतंत्रता और ज़रूरतों को देख लेते हैं। मार्क्सवाद के अनुसार स्वतंत्रता सिर्फ अवरोधों की गैर मौजूदा नहीं है। असली स्वतंत्रता तब है जब इंसान को उसकी ज़रूरतों जैसे खाना, कपड़े और रहने की
जगह आसानी से मिल जाए और उसे अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का पूरा मौका मिले। यानी असली स्वतंत्रता वो है जब किसी भी व्यक्ति को खाना, कपड़ा और रहने की जगह आसानी से मिल जाए और वो अपने व्यक्तित्व को विकसित कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे स्वतंत्रता और सामाजिक गतिविधियां। अब किस तरह से स्वतंत्रता और सामाजिक गतिविधियां होती हैं उसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, मार्क्सवाद का मानना है कि केवल ज्ञान के बल पर स्वतंत्रता नहीं पाई जा सकती, ज्ञान के साथ साथ क्रांतिकारी सामाजिक गतिविधियां यानी बदलाव लाने वाली कार्यवाही भी होनी चाहिए। यानी हम ये नहीं कह सकते सिर्फ ज्ञान के माध्यम से हम स्वतंत्र हो सकते हैं, नहीं, जो बदलाव लाने वाली क्रांति होती हैं या क्रांतिकारी भी होना आवश्यक है। इंग्लिश ने कहा था कि स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब लोग प्रकृति और समाज के नियमों को समझकर उन्हें बदलने की कोशिश करेंगे। यानी जो इंग्लिश है उनका कहना है जब भी व्यक्ति स्वतंत्र हो पाएंगे जब वो प्रकृति और जो समाज के नियम हैं उनको समझकर उन्हें बदलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ग समाज में स्वतंत्रता। अब इसको किस तरह से देख सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, एक वर्ग विभाजित समाज में स्वतंत्रता का मतलब अलग अलग होता है। अमीर वर्ग के लिए स्वतंत्रता का मतलब होता है निजी संपत्ति रखना, लाभ कमाना और मजदूरों का शोषण करना। गरीबों के लिए स्वतंत्रता का साधन बन जाती है क्योंकि उसके पास निजी संपत्ति नहीं होती। यानी देखिए, जो अमीर लोग होते हैं उनके लिए स्वतंत्रता अलग होती है क्योंकि उनका जो हित होता है वो उसकी रक्षा करना चाहते हैं, यानी संपत्ति रखना, लाभ कमाना, और जो मजदूर वर्ग होते हैं उनका शोषण करना। पर गरीबों की जो स्वतंत्रता होती है उसका पूरा ही अलग मतलब हो जाता है क्योंकि उनके पास कोई निजी संपत्ति तो होती नहीं है जो वो उसको रखेंगे या लाभ कमाएंगे या किसी और का शोषण करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे स्वतंत्रता कहाँ और कैसे, किस तरह से, चलिए देखते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, मार्क्स के अनुसार असली स्वतंत्रता एक वर्गहीन समाज में मिलेगी जहां किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होगा। इस समाज में सभी लोग बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकेंगे और मानव का अब प्रकृति के बीच कोई अलगाव नहीं होगा। यानी असली जो स्वतंत्रता है वो मार्क्स के अनुसार वो है एक ऐसे समाज में जहाँ कोई भी वर्ग ना हो, यानी वर्गहीन समाज में, और सभी जो लोग हैं उनकी जो समान स्थिति हो और जो सभी लोग हैं वो प्रकृति के साथ जुड़ाव महसूस करें, अलगाव ना हो उनके बीच में, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ महसूस करें, तब हमें असली स्वतंत्रता मिलेगी। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्वतंत्रता के विभिन्न आयाम, जो कि हम सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे। ओके, आई होप आपको अभी तक सारी वीडियो अच्छी लगी हो, एंड तो लाइक करना मत भूलिएगा। फॉर मोर कनेक्टिविटी आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ा है, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहें उसको अच्छे से समझने के लिए, तो आप हमारे ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ आपको ये सारे ही फीचर्स मिल जाएंगे देखने को और आप अपनी सेल्फ स्टडी कर पाएंगे। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।